मेरी माँ को बेकार का सामान जमा करने का जैसे पागलपन सवार है। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तब उन्हें कचरे में एक चमत्कारी जेड कंगन मिला था। गलती से मेरी हथेली पर खरोंच लग गई और वो मेरी अपनी एक जादुई दुनिया में बदल गया। जाहिर है, जब भी मैं बोर होता तो अपने बुढ़े के पैसे चुराकर वहां छिपा देता था। 10 साल का होने से पहले ही मैंने 3 लाख की तगड़ी बचत कर ली थी। 11 साल की उम्र में माँ ने कचरे से फेंका हुआ एक चश्मा निकाला। उसे पहनते ही मुझे हर चीज की छिपी हुई बाजार कीमत दिखने लगी थी। तो मैंने अपने उन 3 लाख रुपयों से ऊंचे दामों पर पुरानी चीजें बेचना शुरू किया और देखते ही देखते मैं दिन के 80 लाख कमाने लगा। 18 की होते होते किमिमी आधिकारिक तौर पर एक अरबपति बन चुकी थी। अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद मैं आखिरकार अपना नाटक छोड़ अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मैंने अपने पिता और उनकी प्रेमिका को देखा जो मेरी माँ को खाली हाथ घर से बाहर निकाल रहे थे। मेरी माँ गुस्से से कांप रही थी और एक एक पाई के लिए मेरे पिता को नरक की सैर कराने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो फटने वाली थी, मैं आगे बढ़ा और उन्हें चुप कराते हुए कहा कि माँ, इतनी छोटी सोच मत रखो। इस आदमी के पास जो मामूली चिल्लर बची है, क्या उसके लिए बहस करना भी सही है? ये देखकर कि उनकी अपनी औलाद उन्हें रोक रही है, माँ का सब्र टूट गया और उनके आंसू छलक पड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा, दुख और एक नमक हराम बच्चे को पालने का गहरा अफसोस साफ दिख रहा था। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा था कि मुझे पूरी तरह गलत समझा जा रहा है। मैं अपने पिता की तरफ नहीं था। मुझे सच में उनकी इस मामूली दौलत की कोई परवाह नहीं थी। माना कि वो एक स्टार्टअप चलाते हैं और साल के 20 लाख कमा लेते हैं। लेकिन जिन कंपनियों को मैंने पैसा दिया है, उनमें से ऐसी कौन सी है जो एक दोपहर में इतना मुनाफा नहीं कमाती? उनके साथ सर खपाना मेरी हैसियत के हिसाब से वक्त की बर्बादी थी। मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था ताकि माँ को बेडरूम में ले जाकर अपने बैंक अकाउंट का 9 अंकों वाला बैलेंस दिखा सकूं, तभी मेरे पिता फुटेज खाने के लिए आ गए। वो आखिरकार दहाड़े और बोले कि वॉन्ग यिंग, जरा देखो तुम कितनी बेकार औरत बन चुकी हो। तुम अभी जवान हो लेकिन पूरी तरह बुढ़िया लगती हो। अपनी उम्र की औरतों से तुम सालों बड़ी दिखती हो और जिस बेटे को तुमने राजकुमार की तरह पाला उसे भी पता है कि तुम यहां से खाली हाथ जा रही हो, इसलिए उसने मेरा साथ दिया। बताओ, तुम जैसी हारी हुई औरत के लिए क्या जीने की कोई वजह भी बची है? सच कहूं तो तुम्हें सब खत्म कर लेना चाहिए। उन्होंने अपना पेट फुलाया और वो 10 महीने के गर्भवती लग रहे थे। उनके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी जो नफरत से भरी हुई थी। उस मार खाने वाले चेहरे को देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं पलटकर जवाब देने ही वाला था कि उनकी नफरत भरी आंखें फिर से मुझ पर टिकी। उन्होंने कहा कि ऐ लड़के, भले ही तुमने मेरा साथ दिया पर मेरे पीछे आने का सपना मत देखना। मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। मेरी एक एक पाई उस बेटे के लिए है जो चियांग चियन के पेट में पल रहा है। इसलिए मुझसे मदद पाने के सपने देखना बंद कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उनके सिर के ऊपर एक चमकदार हरी रोशनी दिखाई दी। बिल्कुल सही समझा। पिछले हफ्ते माँ कचरे से कोई रहस्यमयी मसाला लाई थी और उसे सूप में डाल दिया था। उसे पीने के बाद मैं सबके सिर के ऊपर अलग अलग रंग देख सकता हूँ। बैंगनी का मतलब है कि उनकी किस्मत चमक रही है और उनकी लॉटरी लगने वाली है। लाल का मतलब है कोई खूनी तबाही या जानलेवा श्राप। गुलाबी का मतलब है कि उनका हमसफर मिल गया है और प्यार का मौसम है। और हरा रंग मतलब उनके साथ धोखा हो रहा है। मेरी माँ की परवरिश एक संस्कारी महिला के रूप में हुई थी। बरसों पहले जब मेरे पिता का धंधा चौपट हो गया था और उन पर लाखों का कर्ज था, तब भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। तब से उन्हें कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने और कूड़े के ढेर में सामान ढूंढने की आदत हो गई। वो किसी दूसरे मर्द की तरफ देखती तक नहीं थी, तो मुमकिन ही नहीं कि वो उन्हें धोखा दे रही हों। मेरी नजर उस औरत पर गई जिससे मेरे पिता चिपके हुए थे। ये चियान चियान, जिसका शरीर बिल्कुल किसी मॉडल जैसा था, वो घर तोड़ने वाली औरत की जीती जागती मिसाल थी। सच कहूं तो वो मेरी माँ से ज्यादा सजी धजी और आकर्षक थी। बिल्कुल वैसी जिस पर मर्द अपना आपा खो देते हैं। ऐसा लगता है कि वही मेरे बुढ़े को चूना लगा रही है। मैंने फिर से उसके पेट की तरफ देखा। वहां मौत का गहरा लाल साया मंडरा रहा था। वो बच्चा दुनिया में नहीं आने वाला। मेरी नजर भांपते ही चियान चियान बुरी तरह कांपने लगी और एक बेचारी अबला नारी का नाटक करते हुए मेरे पिता की बाहों में बेहोश होने लगी। वो एक तीखी और बनावटी आवाज में रोने लगी। मेरे पति, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके बेटे की नजरें रूह कंपा देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी जान लेना चाहता है। क्या वो मेरे बच्चे के खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है? मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए आपने वादा किया था कि आप मेरे हीरो बनेंगे और हर चीज से मेरी रक्षा करेंगे। उसके इस झूठे प्यार में डूबे हुए मेरे बुढ़े ने फौरन अपना सीना गर्व से फुला लिया और उसके सामने किसी महान रक्षक की तरह खड़े हो गए। फिर वो मुड़े और मुझे जान से मार देने वाली नजरों से घूरने लगे। वॉन्ग लिन, अपने चेहरे से ये घिनौने भाव अभी हटा लो। अगर मुझे जरा भी भनक लगी कि तुम मेरी चियान चियान को छूने की भी सोच रहे हो, तो ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ने से पहले बाप बेटे का रिश्ता नहीं देखूंगा। मेरी माँ मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं और उन्हें मैं सबसे प्यारा हूं।
जैसे ही उन्होंने मेरे पिता की ये घटिया धमकियां सुनी, वो रसोई की तरफ भागीं और हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर उन दोनों को काट डालने की चीख मारने लगीं। मेरे पिता का चेहरा सफेद पड़ गया और चियान चियान को बचाते हुए वो घबराहट में दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें उस औरत के लिए हीरो बनते देख मेरा दिल पत्थर हो गया था। पुराने दिनों में जब कर्ज वसूलने वाले दरवाजा खटखटाते थे, तब मेरे पिता एक डरपोक इंसान की तरह बिस्तर के नीचे दुबक जाते थे। हर बार उन गुंडों को घर में घुसने से रोकने के लिए मेरी मां को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। एक बार जब एक गुंडा जबरदस्ती करने लगा तो मेरे पिता सिर छिपाकर बहरे होने का नाटक करने लगे। मैंने उनसे भीख मांगी कि मां को बचा ले, पर उन्होंने नफरत से मुझे झिड़क दिया। तुझे क्या पता लड़के, अगर तू उन दरिंदों को मेरे पास लाया तो मैं खुद तेरा गला घोंट दूंगा। शुक्र है कि जिन पड़ोसियों को मैंने बुलाया था वो वक्त पर आ गए और एक भयानक हादसा टल गया। उसी पल से मैं अपने पिता से नफरत करने लगा था। मैंने मां पर तलाक देने का बहुत दबाव डाला, पर उनकी जिद के आगे मेरी एक न चली। वो मेरे लिए एक पूरा परिवार चाहती थीं, या शायद उन्हें यह वहम था कि वो फिर से अमीर बन जाएंगे। और हुआ भी यही। 1 साल बाद मेरे पिता की किस्मत रातों रात चमक गई। उनका कारोबार आसमान छूने लगा और एक एक पाई का कर्ज चुकता हो गया। शुक्रिया कहने के बहाने उन्होंने मां को कुछ सोने के गहने दिए और उनके खाते में 2 लाख रुपए डाल दिए। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई, लेकिन मां की कचरा जमा करने की आदत नहीं गई। उन्हें डर था कि कहीं वो पिता के लिए शर्मिंदगी की वजह न बन जाएं, इसलिए वो रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर बाहर जाती थीं। एक रात मैं बाथरूम के लिए उठा और उन्हें चुपके से बाहर निकलते देखा। आधे घंटे बाद वो कई सारे बैग लेकर वापस आईं। अगली सुबह तक मेरे डेस्क पर एक अजीब सा चश्मा रखा हुआ था। मैंने उसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर पहनते ही मुझे हर चीज की छिपी हुई कीमत दिखने लगी। 1 महीना बीत गया और मेरे पिता ने व्यापार में घाटे का झूठा बहाना बनाकर मां का खर्चा कम कर दिया। फिर से गरीबी में जीने के डर से मैं उस चश्मे को लेकर पुरानी चीजों के बाजार गया। पहली बार में ही मैंने 5,000 का एक गंदा सा कंगन खरीदा और उसे 3 लाख में बेच दिया। उसके बाद से मैं स्कूल बंद करके पुरानी और कीमती चीजों का धंधा करने लगा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ कमाए और इस धंधे के बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी पहचान बना ली। 20 बड़े रईस आपस में लड़ रहे थे कि कौन मेरा दादा बनेगा, और जो लोग मेरा पिता बनने के लिए बेताब थे उनकी तो गिनती ही नहीं थी। मैंने मां के लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढने की कोशिश की, पर उनकी वफादारी अटूट थी। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हार मानकर मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने उन्हें इशारा भी किया कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, पर उन्होंने ये कहकर मजाक में उड़ा दिया कि बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ने से मेरा दिमाग फिर गया है। मैं उन्हें अपनी जादुई दुनिया में छिपा कैश का ढेर दिखाना चाहता था, पर मां अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उनके पास एक पल का भी वक्त नहीं था। चूंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो मैंने उन डस्टबिन के पास नोटों की गड्डियां और डिजाइनर सामान छोड़ना शुरू कर दिया जहां मां अक्सर जाती थीं, और इस राज को दफन रहने दिया। किसी तरह मैंने फाइनल एग्जाम खत्म होने तक अपने अरबपति होने की बात छिपा कर रखी। जैसे ही मैं सब बताने की तैयारी कर रहा था, मेरे पिता की बेवफाई ने सब तहस नहस कर दिया। उस आदमी की किस्मत में पैसा होना ही नहीं चाहिए। वो पैदा ही एक कंगाल हारने वाला बनने के लिए हुआ है। तभी सामने वाला दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरी मां रोते हुए फर्श पर गिर पड़ी और ये देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने अपना बैंकिंग ऐप खोला और उन्हें वो 10 अंकों वाली दौलत दिखाने के लिए तैयार हो गया, जिसे पाने के लिए लोग किसी की जान भी ले सकते हैं। उस वक्त तक मां फर्श पर बुरी तरह बिलख रही थीं और पूरी तरह टूट चुकी थीं। मुझ जैसी साधारण हाउसवाइफ उनसे कैसे जीत पाएगी? अगर मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैंने मां के उन मजबूत हाथों को छुआ जो कचरा उठाने से सख्त हो गए थे, और चाहा कि वो मेरी बचत पर ध्यान दे। लेकिन तभी मैंने उनके मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर मैं यहां से चली गई तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मुझे ऐसे डस्टबिन फिर कहां मिलेंगे जो नोटों की गड्डियों से भरे हों और बस उठाए जाने का इंतजार कर रहे हों? भला किस कचरे के डिब्बे में मुझे नए एलवी बैग, महंगे सैंडल या बिल्कुल नया आईफोन 17 प्रो मैक्स मिलेगा? बताओ, मुझे ऐसे जादुई डिब्बे और कहां मिलेंगे? मैं वहीं जम गया और हैरानी में मेरे होंठ फड़फड़ाने लगे। हैरानी में मैंने मां का हाथ थामा और कांपती आवाज में पूछा कि मां, प्लीज ये मत कहना कि आप इस आदमी के साथ सालों तक सिर्फ इसलिए रुकी रहीं क्योंकि आपको यहां के कचरे से लगाव था। मेरी मां ने अचानक रोना बंद किया और मुझे बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखा। ये कैसा चेहरा बना रखा है तुमने? क्या तुम्हें अंदाजा भी है? कचरा चुन चुनकर तुम्हारी मां ने तुम्हारे नाम पर 2 आलीशान बंगले खरीदे हैं। ये तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अपनी फटी हुई पैंट की जेब से उन्होंने एक चमकता हुआ नारंगी रंग का आईफोन 17 प्रो मैक्स निकाला।
उन्होंने झट से लॉक खोला, अपना बैंक ऐप दिखाया और स्क्रीन मेरी नाक के नीचे कर दी। देखो लड़के, तुम्हारी माँ ने इन सालों में क्या हासिल किया है। मैंने सिर्फ कचरा बीनकर 2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये तुम्हारे बाप की उस घटिया कंपनी के पूरे मुनाफे से कहीं ज्यादा है। क्या ये मोहल्ला सच में सोने की खान नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और औरत को ये जगह छीनने दूंगी? चाहे मैं उस लूजर को तलाक दे दूं, पर ये घर मैं ही रखूंगी। कूड़े के ये खास डिब्बे सिर्फ और सिर्फ मेरे होने चाहिए। मेरा तो मुंह ही खुला रह गया। मेरी भावनाएं एक उलझे हुए जाल की तरह उलझती जा रही थीं। मैं काफी देर तक बेजुबान खड़ा रहा। मुझे हमेशा लगता था कि माँ पिताजी के प्यार में पागल हैं। पता चला कि उन्हें तो यहाँ के कूड़ेदानों से बेपनाह मोहब्बत थी, और इन सब करिश्मों के पीछे का असली जिम्मेदार मैं ही था। एक लंबी खामोशी के बाद आखिर मेरे गले से बस इतना निकला, माँ, अगर आपके पास सच में इतनी दौलत है तो आप हर दिन एक कंगाल की तरह क्यों रहती हैं? और आपके चेहरे की ये झुर्रियां। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरी माँ बिजली की रफ्तार से बाथरूम की तरफ भागी। पानी की आवाजों के बाद वो भागते हुए वापस आईं और मेरे सामने शान से खड़ी हो गईं। देखो, इस त्वचा को एक छिले हुए अंडे की तरह बिल्कुल साफ और चिकनी है। ये बेहद खूबसूरत चेहरा, ये शानदार नैन नक्श, वो बिना कोशिश के 5 हसीनों को मात दे सकती हैं। मेरे बूढ़े बाप ने सच में एक बेदाग हीरे के बदले एक घटिया पत्थर चुन लिया। मेरी माँ ने बड़े गर्व के साथ अपने चमकते गालों को थपथ पाया। तुम्हारी माँ हफ्ते में 3 बार आलीशान पार्लर जाती हैं। मुमकिन ही नहीं कि मेरा निखार सबसे अलग न हो, पर मुझे डर था कि तुम्हारे पिता को पता न चल जाए, इसलिए मुझे गरीबी का ये नाटक जारी रखना पड़ा। फिर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे उस टूटे फूटे धूल भरे गोदाम की तरफ खींच ले गई। फिर मेरी फटी आंखों के सामने उन्होंने एक छिपा हुआ छोटा सा स्विच दबाया। उसके फौरन बाद फटे पुराने कपड़ों से ढकी उस अलमारी से एक भारी धमक सुनाई दी। कैबिनेट के अंदर अचानक एक हाई टेक लिफ्ट दिखाई दी। माँ ने मुझे लिफ्ट में खींच लिया और B1 का बटन दबाया। दरवाजा खुला और ऐसी चमकती रोशनी आई कि मेरी आंखें ही चुंधिया गईं। खुद को संभालने के लिए मुझे काफी देर तक अपनी आंखें ढकनी पड़ी। सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। एक विशाल गुप्त वॉक इन क्लोजेट किसी सपने की तरह मेरे सामने था। गहनों का हिस्सा और अरमेस का खजाना, आलीशान घड़ियों की गैलरी, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात थी। मुझे सच में लगा कि मैं किसी बड़े लग्जरी मॉल में आ गया हूं। हे भगवान, माँ तो गुप्त अरबपति निकली। पता चला कि मेरे पिता ही यहाँ के सबसे बड़े बेवकूफ और कंगाल इंसान हैं। सुनो लिन, ये वो हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है जिसे बनाने में माँ ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। यहाँ की हर चीज आखिर में तुम्हारी ही होगी। मैंने अपना गला साफ किया, अपने कपड़े ठीक किए और अपनी असली पहचान बताने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैं सच्चाई बताने वाला था, माँ ने बड़ी जोर से मेरे होठों को दबाकर बंद कर दिया। लिन, तुमने आखिरकार माँ की असली ताकत देख ली ना? ये सब मुझे कूड़ा बीनने के दौरान ही मिला है। मैं इस सोने की खान को कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे खाली हाथ जाने के लिए कहने का सपना भी मत देखना। माँ अभी एक बहुत बड़े वकील को बुला रही है। कानून की फीस चाहे जो भी हो, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। मैं संघर्ष करता रहा और दबी हुई आवाजें निकालता रहा। मैं पागलों की तरह इशारा कर रहा था कि वो मुझे छोड़ दें ताकि मैं सब बता सकूं, पर माँ ने अपना फोन उठा लिया था। वो घूम गईं ताकि अपने वकील के साथ आगे की योजना बना सकें। उन्हें अपने हक के लिए जी जान से लड़ते देख मेरी भावनाएं और भी ज्यादा उलझ गई थीं। इस मोड़ पर मैं उलझ गया हूं कि क्या मुझे उन कूड़ेदानों की सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो तलाक के बाद की माँ की खुशी का इकलौता जरिया खत्म हो जाएगा, पर अगर मैं चुप रहा तो एक रईस बिजनेसमैन वाली मेरी गुप्त जिंदगी लंबे समय के लिए दफन ही रहेगी। नफा नुकसान तौलने के बाद मैंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, मैं माँ की इस इकलौती खुशी को खत्म कर दूंगा। मैं बस उन्हें अपनी कंपनी में काम पर रख लूंगा। 50 की उम्र एक शानदार करियर शुरू करने का सबसे सही वक्त है। पर जब तक मैं ऊपर पहुंचा, वो हवा की तरह गायब हो चुकी थीं। मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। माँ पहले से ही वकील के दफ्तर के रास्ते में थी। लिन, माँ के पास तुम्हारे पिता की बेवफाई के सबूत आ गए हैं। फिक्र मत करो, मैं ये सोने की खान जैसी प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने काफी सोच विचार किया है। तुम हमेशा से थोड़े कमजोर रहे हो और शायद किसी छोटे मोटे काम वाले स्कूल में ही पहुंच पाओगे। तुम्हारा भविष्य कुछ खास नहीं दिख रहा। एक बार माँ को ये घर मिल जाए, फिर तुम रात में कूड़ा बीनने में मेरा साथ दे सकते हो। तुम इस हुनर के दम पर काफी दौलत कमा लोगे, और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम कूड़ा बीनने के ये राज उन्हें सिखा सकते हो। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस विरासत को जिंदा रखेंगे और इतिहास में एक महान खानदान के रूप में जाने जाएंगे। अपनी इस बड़ी योजना के बाद उन्होंने मुझे ढेर सारे सामानों के लिंक भेजे। माँ अब वकील के साथ गंभीर चर्चा कर रही हैं। कूड़ा बीनने के लिए ये सबसे जरूरी और पेशेवर औजार हैं। इन्हें ऑर्डर करो और जल्द से जल्द घर मंगवा लो। उन्होंने फौरन मुझे 10,000 युआन भेज दिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खर्च करने में कंजूसी मत करना। ये पैसा वैसे भी सड़कों से मुफ्त में मिला है, तो इसे उड़ाने में कोई बुराई नहीं है। क्या बात है, वाकई सड़कों से मिला मुफ्त का तोहफा।
इन सालों में मैंने पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालने में बहुत मेहनत की थी। स्कूल छोड़कर कीमती पुरानी चीजें बेचने में मेहनत की, शहर के रसूखदार लोगों से जान पहचान बढ़ाने में मेहनत की, और मेहनत से दौलत कमाई सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। माँ के लिए कूड़े में पैसों की गड्डियां और आलीशान सामान रखने की योजना बनाई, इस डर में कि कहीं कोई भिखारी उन्हें पहले न झपट ले। मुझे हर रात कचरे के डिब्बों पर नजर रखनी पड़ती थी ताकि देख सकूं कि वो उन्हें मिले। आखिरकार मैंने खुद का ही बहुत बड़ा मजाक बना लिया था। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे, पर चुपचाप वो 10,000 युआन अपनी जेब में रख लिए, वो पैसा जो शुरू से ही मेरा ही था। मेरी माँ अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रही थी। उन्होंने मेरे फोन पर कूड़ा बीनने की एक डिजिटल गाइड भेजी। उसमें बेशकीमती जानकारी थी, जैसे कि माल वाले डिब्बे कैसे पहचानें, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी जगहें अच्छी हैं और कहाँ अरमेस के पुराने बैग मिल सकते हैं। फाइल डाउनलोड करते हुए मैंने एक बार फिर दांत पीसे, फिर फौरन अपने रसूख का इस्तेमाल करके पिताजी के सबसे बड़े क्लाइंट को फोन मिलाया। मेरा ऑफर सुनते ही क्लाइंट ने पिताजी की कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की। आखिर में इस आग को उन्होंने ही भड़काया था, तो अब वक्त आ गया था कि वो भी इसके अंजाम भुगतें। जैसे ही फोन कटा, मेरा मन काफी हल्का हो गया। अगली सुबह मैं पिताजी के ऑफिस में सब कुछ बिगड़ते हुए देखने के लिए सबसे आगे जाकर बैठ गया। कॉन्फ्रेंस रूम के तनावपूर्ण माहौल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की खबर ने पिताजी के होश उड़ा दिए। वो गुस्से में बुरी तरह फट पड़े। मिस्टर चेन, क्या ये कोई भद्दा मजाक है? हम तो सामान भरने की तैयारी में थे और आप अब इस डील से पीछे हट रहे हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? एक ट्रॉफी वाइफ की तरह बिना बात का घमंड दिखा रहे हैं। सच में, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको नुकसान के तौर पर 20 लाख युआन का जुर्माना देना होगा। मिस्टर चेन ने बड़ी बेरुखी से उन्हें बीच में ही टोक दिया। ठीक है, ये तो बस कुछ मामूली पैसे हैं ना, इसे चुकाया हुआ ही समझो। उन्होंने पैसे चुकाए और बड़ी बेरुखी से वहां से निकल गए। पिताजी पागल हो गए और ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगे। मुझे इसकी पूरी जांच चाहिए। उन कमीनों को बेनकाब करो जो इन सब के पीछे हैं। अपने कर्मों का ये फल मिलते देख मैं वहां से खुशी खुशी निकलने के लिए तैयार था, पर गुस्से से भरी पिताजी की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। वापस जाओ और अपनी उस बेकार माँ से कह दो कि वो उस घर को भूल जाए। मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं दब्बू बेटा बनकर थक चुका था और अब मेरा चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। मैं तुम जैसे लूजर का संदेश पहुंचाने वाला नहीं हूं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शांति से वो घर माँ के हवाले कर देता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी इस बगावत पर पिताजी आगबूला हो गए। उन्होंने जोर से मेज पर अपना हाथ पटका, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या? मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम एहसान फरामोश लड़के। क्या तुम अब एक बदतमीज बेटे वाला नाटक करोगे? आग में और घी डालने का काम कर रहे हो। बिल्कुल सही। लिन, चाहे वो तुम्हारी मां को आधिकारिक तौर पर तलाक दे दें, पर वो फिर भी तुम्हारे सगे पिता ही रहेंगे। तुम इस तरह एक बदतमीज औलाद की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ होनी चाहिए। ये बकवास बंद करो और अभी माफी मांगो। मैंने घृणा के साथ बस अपनी आंखें घुमा ली। मैंने सोच समझकर एक कदम पीछे लिया और पिताजी की उस जानलेवा नजरों के बीच अपनी आखिरी बात कही। 3 दिनों के अंदर अगर तुमने तलाक के कागजात पूरे नहीं किए और वो घर मां के नाम नहीं किया, तो मैं वादा करता हूं कि मैं खुद इस घटिया कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पिताजी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं और मुझ पर चिल्लाने लगे कि मैं एक सनकी हूं। मैंने एक हार चुके इंसान के साथ बहस करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि मेरी धमकियां खोखली नहीं होती। और वैसा ही हुआ उस दोपहर जब मां मुझे कूड़ा बीनने की बारीकियां सिखा रही थी। पिताजी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पासकोड बदल चुका है। वॉन्ग लिन, ये किस तरह का घटिया खेल खेल रहे हो तुम? मेरे सारे पार्टनर्स ने एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर दिए? बाहर खड़े उस बदहवास आदमी को जवाब देने के लिए मैंने इत्मीनान से इलेक्ट्रॉनिक लॉक का बटन दबाया। इतनी बेबसी में क्यों बड़बड़ा रहे हो? मुझे सीधा जवाब दो, क्या तुम राजी हो मेरी पिछली शर्तों पर या नहीं? दबे हुए गुस्से से मेरे पिता का चेहरा उबल रहा था और पल भर में वो सड़े हुए सुअर के कलेजे जैसा लाल पड़ गया। जब से उनके पास बेहिसाब दौलत आई थी, किसी ने भी उनके साथ वैसी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की थी जैसी मैंने अभी की। कुछ पलों के लिए वहां बर्फीली खामोशी छा गई। जब मुझे लगा कि बातचीत नाकाम रही और मैं आगे की तैयारी करने लगा, तभी दांत पीसते हुए मेरे पिता की आवाज स्पीकर से गूंजी। ठीक है, ये घर तुम लोगों का हुआ। हम अभी के अभी उन मनहूस तलाक के कागजात पर दस्तखत करेंगे। मैंने अपनी मां को कानूनी समझौता तैयार करने के लिए कहा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, मेरे पिता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और अंदर की तरफ झपटे। उनका हाथ हवा में घूमते हुए लगभग मेरे चेहरे पर लगने ही वाला था, लेकिन मैंने पूरी सटीकता के साथ उनके वार को चकमा दे दिया। वो पूरी तरह से बेकाबू गुस्से में पागल हो उठे थे।
उन्होंने कोने से बेसबॉल बैट उठा लिया और मेरा काम तमाम करने की कोशिश की। मैं हाथ बांधे अपनी जगह पर डटा रहा और उन्हें आखिरी चेतावनी दी, डैड, हमारे खून के रिश्ते की लाज रखते हुए मैंने आपकी कंपनी को तुरंत मटियामेट नहीं किया, लेकिन अगर आपने मुझे छुआ भी तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि आपको इस पूरे सेक्टर में फिर कभी काम नहीं मिलेगा। मैंने ये शब्द बड़ी बेरहमी और बेरुखी के साथ कहे। मुझसे निकलने वाला वो खौफनाक दबदबा किसी बड़े कॉरपोरेट दिग्गज से भी कहीं ज्यादा जानलेवा था, जो एक 18 साल के लड़के की मासूमियत से कोसों दूर था। उन्होंने हिचकिचाहट में कई बार वो बैट उठाया और नीचे किया और फिर आखिर में उसे जमीन पर दे मारा। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी जब उन्होंने मुझसे फिर पूछा, वॉन्ग लिन, आखिर तुम क्या बन गए हो? इंडस्ट्री के वो बड़े खिलाड़ी तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? मैं अभी अपना असली चेहरा उनके सामने नहीं ला सकता था। अगर उन्हें पता चलता कि मैं इतना अमीर हूं तो वो शायद मेरा फायदा उठाने के लिए तलाक से पीछे हट जाते। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आपको अपना जवाब 1 महीने में मिल जाएगा। 1 महीने बाद ऑक्शन हाउस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जहां शहर के सारे अमीर और ताकतवर लोग शामिल होने वाले थे। अपनी माँ को वहां ले जाकर सबको अपनी ताकत दिखाने का वो सबसे सही मौका होगा, और शायद मैं वहीं उनके लिए कोई बेहतर पति भी ढूंढ लूंगा। लेकिन मेरे डैड ने इसे पूरी तरह गलत समझा और उन्हें लगा कि मेरा मददगार कोई सौतेला पिता है जिसे मेरी माँ ने तलाक पूरा होने तक छिपा कर रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत वॉन्ग शुइंग, तुम्हारा पहले से ही कोई और था जिसने मेरा बिजनेस बर्बाद करने के लिए अपने नए आदमी को भेज दिया। ठीक है, ले जाओ ये मनहूस घर, इसे अपना ही समझो। उन्होंने बड़ी तेजी से कागजों पर अपने दस्तखत किए और गुस्से में वहां से निकल गए। सच कहूं तो मैं उन्हें भिखारी बनते हुए नहीं देखना चाहता था। आखिरकार मेरे निवेश की पहली पूंजी तकनीकी रूप से उन्हीं की जेब से आई थी। ये बस कर्मों का हिसाब बराबर करने जैसा है। तलाक के कागज हाथ में आते ही मैंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया कि वो उनकी कंपनी पर किए जा रहे हमले को रोक दे। मैंने उसे मेरे लिए 1 महीने की शानदार ट्रिप प्लान करने को भी कहा, पर इससे पहले कि मैं सब फाइनल करता, मेरी माँ कमरे में घुस आईं। उनके हाथ में पकड़े बड़े कचरा बैग किसी तूफान की तरह आवाज कर रहे थे। वो बहुत जोश में लग रही थीं। लिन, चलो चलते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से कचरे में कीमती चीजें ढूंढने का पहला सबक सीखो। मेरे चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, लेकिन मेरी आवाज अभी भी शांत थी। माँ, क्यों ना हम एक छोटी सी शर्त लगाएं। मुझे यकीन है कि आज रात हमें कचरे में एक भी कीमती चीज नहीं मिलेगी, और अगर मैं ये शर्त जीत गया तो आपको मेरी एक बात माननी होगी जिसे आप मना नहीं कर सकती। मेरी माँ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ बांधे और मेरी तरफ देखा। और अगर तुम ये शर्त हार गए तो मैं अपनी छुट्टियों का प्लान कैंसिल कर दूंगी और तुम्हारी फुल टाइम पार्टनर बनूंगी, और तुम मेरे साथ रहकर इस काम के उस्ताद बनोगे। मेरी माँ ऐसी लग रही थी जैसे उनकी 50 लाख डॉलर की लॉटरी लग गई हो। वो अपनी खुशी छिपाने की कोशिश कर रही थी। ये हुई ना बात। आखिरकार मेरे साम्राज्य को एक काबिल वारिस मिल ही गया। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो तुरंत बाहर चलते हैं। वो किसी फिल्म के हीरो की तरह आगे बढ़ी और मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आज रात मैंने खास तौर पर अपनी टीम को ऑर्डर दिया था कि वो कूड़ेदानों में कोई भी कीमती चीज या पैसे ना रखें। अब उन्हें वहां कुछ भी कीमती मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगले ही पल में दंग रह गया। मेरी माँ फुर्ती से पहले कूड़ेदान की तरफ लपकी, एक माहिर की तरह उसमें हाथ डाला और रोशनी में चमकता हुआ एक बेशकीमती पन्ना जड़ा लॉकेट बाहर निकाला। लेकिन उसके साथ वहां एक बेहोश, बेहद खूबसूरत मगर बुरी तरह जख्मी औरत भी पड़ी थी। मेरी माँ ने नाखुशी में अपनी जुबान चटकारी, उसे किसी गुड़िया की तरह बाहर निकाला और सीधा मेरी बाहों में डाल दिया। छोटे लिन, अब तुम बड़े हो रहे हो। अब सही वक्त है कि तुम डेटिंग की दुनिया में कदम रखो। मैं ये किस्मत से मिली चीज तुम्हारे हवाले करती हूँ। मुझे इस स्थिति को समझने में काफी वक्त लगा। फिर मैंने अपने असिस्टेंट से शहर के सबसे अच्छे अस्पताल का पता लगवाया। जैसे ही उस औरत को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, मेरी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। हांगकांग के सबसे बड़े रईस की छोटी बेटी यू योयो का अपहरण, उसे सही सलामत वापस लाने वाले को करोड़ों का इनाम देने की घोषणा। घबराहट के मारे मेरी दाईं आंख फड़कने लगी। मैंने कांपती उंगलियों से वो फोटो खोली और ये तो कमाल ही हो गया। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उस औरत को मेरी माँ ने कूड़े से निकाला था। मैंने तुरंत वो खबर अपनी माँ को भेजी। मॉम, बैग्स छोड़िए, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हांगकांग और बीजिंग के बीच का फासला बहुत ज्यादा है। आखिर वो हमारे यहाँ के कूड़ेदान में कैसे पहुंच गई? क्या आपको लगता है कि कोई इस बात पर यकीन करेगा कि हमें ये कचरे में मिली है? मेरी माँ बहुत ही शांत और रिलैक्स लग रही थी। ये तो बस एक छोटी सी रुकावट है। इस जिंदगी में जितना बड़ा खतरा होगा उतना ही बड़ा इनाम भी मिलेगा। तुम अभी भी इस काम में कच्चे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इतनी रईस लड़कियां बाजार में ऐसे ही नहीं मिल जाती। जो पहले आता है वही बाजी मारता है। माँ बस देखकर ही बता सकती है। इस लड़की का चेहरा बहुत भाग्यशाली है। ये सच में तुम्हारी किस्मत में लिखी दुल्हन है। अब बस तुम दोनों की बात बन जानी चाहिए। मैंने दलील देने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे सामने सान्या की फ्लाइट की टिकट रख दी।
मेरी बात सुनो छोटे लिन, मेरी उम्र बढ़ रही है, इसलिए मैं दुनिया घूमने के लिए निकल रही हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो, ये सब खुद संभाल लेना ठीक है। 1 महीने में मिलते हैं। जब मैंने उन्हें फिर से मैसेज करने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि माँ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वो सच में मेरी सगी माँ ही है। ये सारा रायता मुझ पर छोड़ दिया। मैं परेशान था, पर आखिर में मैंने सोचा कि होश आते ही मैं उसे कुछ पैसे देकर घर भेज दूंगा। मुझे इन रईस परिवारों की आपसी लड़ाई में नहीं पड़ना है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप कह रहे हैं कि उसके सिर पर चोट लगी है और अब उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। डॉक्टर ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने बस अपना सिर हिला दिया। उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। मैं पूरी तरह से सुन्न होकर स्टूल पर गिर पड़ा। अब मैं 100% फंस चुका हूं। वो याददाश्त खो चुकी लड़की बेड पर लेटी मासूमियत से मुझे देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मुझे भूख लगी है। खुद से 4 साल बड़ी इस औरत को इतना मासूम बर्ताव करते देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी प्यारी माँ, आपको इस तरह की मुसीबतें बटोरना बंद करना होगा। मैंने अपने असिस्टेंट से कुछ शानदार खाना मंगवाया। जब उसने खाना खा लिया तो मैंने तुरंत न्यूज में दिए नंबर पर कॉल किया और उन्हें सोशल मीडिया पर ऐड किया। जैसे ही मैंने यू योयो की फोटो भेजी, वहां से तुरंत जवाब आया, वहां से हिलना मत। मालिक अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच रहे हैं। मैंने उनकी तरफ से पूरी गोपनीयता बनाए रखने की शर्त रखी। साथ ही भारी कीमत चुकाकर एक बेहतरीन सिक्योरिटी टीम भी तैनात कर दी। जब तक मिस्टर यू यहां नहीं पहुंच जाते, यू योयो को सुरक्षित रखना जरूरी था। किस्मत से वो इंतजार बिना किसी अनहोनी के बीत गया। अपनी बेटी को जिंदा और सलामत देखकर सफेद बालों वाले मिस्टर यू ने कांपते हाथों से और बड़े एहसान के साथ मुझसे हाथ मिलाया। मेरी प्यारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। आप इस एहसान के बदले जो चाहे मांग सकते हैं। जब तक ये मेरी पहुंच में है, मैं उसे पूरा करने के लिए आसमान एक कर दूंगा। मैंने तुरंत उनके इस ऑफर को मना कर दिया। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो अब सुरक्षित है। यकीन मानिए, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर मैंने वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश की। मैं इस मुसीबत को एक पल के लिए भी और नहीं झेलना चाहता था। लेकिन तभी कोमल और नाजुक हाथों ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो दिल चीर देने वाली आवाज एक बार फिर गूंजी, ओपा, क्या तुम अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? क्या मैं अब तुम्हारी सबसे पसंदीदा नहीं रही? क्या तुमने साथ निभाने की कसम नहीं खाई थी पूरी उम्र के लिए? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, शक भरी नजरों का एक सैलाब मुझ पर टूट पड़ा। मुझे डर था कि वे मुझे दौलत हड़पने वाला कोई घटिया शिकारी समझ लेंगे। मैंने घबराते हुए सफाई देने की कोशिश की। नहीं, रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप सब गलत समझ रहे हैं। इसकी याददाश्त चली गई है और ये मुझसे बहुत ज्यादा चिपक रही है। ये बस बिना सिर पैर की बातें कर रही है। कृपया इसकी किसी भी बात को गंभीरता से न ले। महान यू चांगमिंग के साथ किसी जानलेवा गलतफहमी से बचने के लिए मैंने एक एक लफ्ज साफ कहा, ओल्ड मास्टर यू। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, आपकी बेटी को लेकर मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। आपके परिवार में शादी करके पैसे ऐंठने की मेरी कोई मंशा नहीं है। वैसे भी मैं खुद अपने दम पर एक बहुत ताकतवर इंसान हूं। मेरे पास बेहिसाब पैसा है। मुझे ऊंची पहुंच वालों की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसी पल वहां से शान से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन यू युवे फूट फूट कर रोने लगी और मेरा हाथ किसी आखिरी सहारे की तरह थाम लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो वहीं बेहोश हो गई। वो छोटी सी लड़की फर्श पर गिर पड़ी, जिसे देखकर मुझे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। जब डॉक्टर अंदर भागा तो उसकी सलाह बहुत गंभीर थी, मिस्टर वांग। मरीज अभी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अस्थिर स्थिति में है। वो पूरी तरह आप पर निर्भर हो चुकी है और उसका शरीर अब और कोई भावनात्मक सदमा नहीं झेल सकता। मेरी सलाह है कि आप अपनी बहन को ज्यादा वक्त दें। मेरा मन हुआ कि चिल्लाकर कहूं कि वो मेरी बहन नहीं है। तभी महान ओल्ड यू अचानक 90 डिग्री झुक गए। नौजवान, जब तक मेरी बेटी ठीक न हो जाए, मैं विनती करता हूं कि तुम उसके पास रहो। उनके सिर के ऊपर चमकते उस दिव्य सुनहरे आभामंडल को देखकर मना करना मेरे लिए नामुमकिन था। इस आदमी की दौलत और किस्मत सच में आसमान छूने वाली है, जैसे कुदरत ने उन्हें हमेशा की खुशहाली के लिए ही चुना हो। ये जीवन का एक अजय रास्ता है। एक और बड़े आदमी से जुड़ना मतलब कामयाबी की तरफ एक और रास्ता। ठीक है, मैं ये करूंगा। लेकिन सच कहूं तो भगवान के लिए किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी थी कि याददाश्त खो चुकी यू युवे इतनी चिपकू हो जाएगी जैसे ही मैं उसकी नजरों से दूर होता। वो मेरे फोन पर मैसेज की बाढ़ ला देती, ओपा आप अभी क्या कर रहे हैं? ओपा, मैंने 5 संतरे खत्म कर लिए हैं। आप अभी तक यहां क्यों नहीं आए? डॉक्टर ने कहा है कि मेरा पैर ठीक है और मुझे छुट्टी मिल सकती है। ओपा, जल्दी आओ और मुझे ले जाओ। उन 109 अनपढ़े मैसेज को देखकर मैंने एक गहरी और थकी हुई आह भरी। लगता है अगले हफ्ते की उस बड़ी नीलामी में मेरे पास उसे साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो महानीलामी।
इत्तेफाक से उसी दिन थी जिस दिन मेरी माँ का तलाक फाइनल हो रहा था। उस सुबह मैंने एक फर्ज निभाने वाले बेटे की तरह कागजात लेने में उनकी मदद की। मेरे पिता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे खून के रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं और हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। उसी दोपहर हम फिर से एक दूसरे के सामने थे, ठीक नीलामी के गेट पर, मेरी माँ को बिना उस गरीब भेष के देखकर। वो 10 साल जवान और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे पिता को लगा कि वो उन्हें नीचा दिखाने आई हैं। वो सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाए, ओए इधर आओ। इन बिन बुलाए 2 कौड़ी के घुसपैठियों को मेरी नजरों से दूर करो। वो हंगामा बढ़ता ही गया। भीड़ हमारी तरफ इशारा करके कानाफूसी करने लगी। किसकी इतनी हिम्मत जो फुशांग पवेलियन की नीलामी में तमाशा करे? क्या दुनिया नहीं जानती कि फुशांग पवेलियन 7 सालों से एक रहस्यमयी रईस के दम पर चल रहा है? उनके पास न केवल दुर्लभ चीजें हैं, बल्कि उस रईस की बदौलत उनका नेटवर्क भी अटूट है। उनका साम्राज्य सच में फल फूल रहा है। अब मजा आएगा, लगता है। कुछ लोग यहां जबरदस्ती घुस आए हैं। उन लोगों का हमें घूरना अब बर्दाश्त से बाहर था, जैसे हम कोई सस्ते सर्कस का हिस्सा हों। इसलिए मैंने अपना खास ब्लैक कार्ड बाहर निकाला। पलक झपकते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। गार्ड जो हम पर झपटने वाले थे, वो बुत बनकर खड़े रह गए। उन्होंने उस रुतबे को फौरन पहचान लिया था। ये एक ऐसा विशेष अधिकार था जो सिर्फ वीवीवी वीआईपी मेहमानों के लिए था। इस लेवल का एक महान कार्ड फुशांग पवेलियन ने दुनिया में सिर्फ 10 ही बनाए हैं। माहौल फौरन बदल गया। उनकी नफरत अब गहरे सम्मान में बदल गई। वे लोग हमारी पहचान तक ढूंढने लगे। वे उस नई ताकत की चापलूसी करना चाहते थे। बस मेरे पिता ही माहौल को समझने में पीछे रह गए। उन्होंने कांपती उंगली से इशारा किया और चीखे, क्या तुम गार्ड बहरे हो? तुम बस खड़े होकर घूर क्यों रहे हो? जल्दी करो और इन्हें पकड़ो। क्या तुम वाकई इन ऐरे गहरे लोगों की वजह से खास मेहमानों की सुरक्षा से समझौता करोगे? जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, किसी ने उन्हें गाली देते हुए एक नासमझ गंवार कह दिया। मेरे पिता का अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और पूछा, तुम उसे ऐरा गहरा किस आधार पर कह रहे हो? वो फुशांग पवेलियन का सबसे खास ब्लैक कार्ड है। सीईओ को भी उनके स्वागत में झुकना पड़ेगा। तुमने न केवल असली ताकत को नहीं पहचाना, बल्कि उन्हें बाहर निकालने की बात करके तुम अपनी मौत मांग रहे हो। तुम एक गंवार के सिवा और क्या हो? जैसे ही उसने बात खत्म की, मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ऐसे पीछे हटे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। ये कैसे मुमकिन है? वो ब्लैक कार्ड दिखाने वाला मेरा बेटा है। उसने अभी अपनी स्कूल की परीक्षाएं खत्म की हैं। एक बच्चा फुशांग पवेलियन में वीआईपी कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा बूढ़े वांग। उसने जरूर ये कार्ड किसी कचरे से उठाया होगा। उस औरत ने अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल एक घटिया ढाल की तरह किया। मेरी तरफ इशारा करते हुए गार्ड्स पर चिखी, चलो, ये माँ और बेटा चोरों के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने किसी बड़े वीआईपी की संपत्ति चुराई है। जल्दी करो, इन्हें पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। जैसे ही उसकी चीख खत्म हुई, एक ठंडी और कड़क आवाज गूंजी। अगर वो सच में चोर है, तो हांगकांग का सबसे अमीर आदमी अपनी लाडली बेटी को उसकी परछाई क्यों बनने देता? इन शब्दों ने पूरी भीड़ को फिर से चौंका दिया। वे सब एक साथ मुड़े और मेरे पास खड़ी यूयूवे को घूरने लगे। क्या उसकी पहुंच सच में इतनी बड़ी थी? मेरे पिता के हाव भाव एक पल में बदल गए। उन्हें यकीन हो गया कि वो ब्लैक कार्ड यूयूवे का है। उन्होंने अपनी नफरत छोड़ी, अपना कार्ड निकाला और एक लालची मुस्कान के साथ करीब आए। मिस यू, आखिर मेरा बेटा एक नासमझ बच्चा है और वो आपकी चीजों के साथ लापरवाही कर सकता है। आप इतने कीमती कार्ड के लिए उस पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? इसकी जगह मुझे इसे संभालने दें। बोलते हुए उन्होंने एक बनावटी मुस्कान के साथ मेरे हाथ से कार्ड छीनने की कोशिश की। मैं एक कदम पीछे हटा और एक मजाक उड़ाती मुस्कान के साथ उन्हें घूरने लगा। आपको आखिर किसने बताया कि ये ब्लैक कार्ड यूयूवे का है? मेरे पिता के चेहरे की वो नकली मुस्कान बिखर गई। उन्हें लगा कि मैं बस उनके साथ खेल रहा हूं, इससे पहले कि वो फिर से बड़ों वाला रौब झाड़ते। मैं अपनी माँ और यूयूवे को लेकर वीआईपी बॉक्स नंबर 1 की तरफ चला गया। उन्होंने हमारे पीछे आने की कोशिश की, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। सुनिए जनाब, बॉक्स नंबर 1 सिर्फ सबसे खास मेहमानों के लिए आरक्षित है। आपकी हैसियत इसके आसपास भी नहीं है। अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश न करें, वरना हमें आपको फुशांग पवेलियन से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे पिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो हकलाने लगे, पर वो कैसे जा सकता है? सुनिए, अभी के लिए बस अपनी जगह ढूंढते हैं। हम यहां सिर्फ उस जेड़ बुद्धा को लेने आए हैं ताकि हमारे बेटे का जीवन खुशहाल रहे। इन ऐरे गहरे लोगों को हमारा ध्यान न भटकाने दे। जेड़ बुद्धा, मैंने सोच में पड़कर अपनी ठोड़ी सहलाई। कितना शानदार इत्तेफाक है। मुझे भी वो पसंद आ गया है। आज उनकी किस्मत में खाली हाथ घर लौटना ही लिखा है। बड़ी चैरिटी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। नीलामी की पहली चीज वही जेड़ बुद्धा थी। चूंकि इसकी बनावट साधारण थी और आकार भी छोटा था, इसलिए खास मेहमानों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
सब जानते थे कि असली खजाने बाद में सामने आएंगे। मेरे पिता ने कमरे का जायजा लिया। कुछ ही लोग बोली लगा रहे थे और वो जानते थे कि यहां वही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें लगा कि ये जीत उन्हीं की है। उन्होंने 1 मिलियन की शुरुआती बोली ली और रौब दिखाते हुए उसे एक ही बार में 1.5 मिलियन कर दिया। जैसे ही वो कीमत बोर्ड पर आई, पूरा कमरा शांत हो गया। नीलामकर्ता की आवाज सुनते हुए 1.5 मिलियन 2 बार उन्होंने राहत की सांस ली। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बस हथौड़ा बजने का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही हथौड़ा गिरने वाला था, हॉल की बड़ी एलईडी स्क्रीन चमकी। नीलामकर्ता की आवाज अचानक तेज हो गई। वीआईपी बॉक्स नंबर 1, 3 मिलियन की बोली। क्या इसके लिए कोई और ऊंची बोली है? मेरे पिता का चेहरा फौरन ऐसे बिगड़ गया जैसे उन्होंने कोई कड़वा घूंट पी लिया हो। 15 लाख उसकी नकद संपत्ति की आखिरी सीमा थी। कियान कियान घबराने लगी और बेतहाशा उसकी आस्तीन खींचने लगी। मेरे पति, आपका ये बिगड़ैल बेटा उस अमीर औरत के पैसे का इस्तेमाल करके जानबूझकर मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे आभास हुआ है कि हमारा बेटा वो बुद्ध मांग रहा है। आपको उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना ही होगा। उसके इस रोने धोने ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उसका हाथ थपथ पाया और धीरे से कहा कि फिक्र मत करो, मैं नीलामी के बाद उसे ये देने के लिए कहूंगा। मैं अब भी उसका बाप हूं। उसकी मुझे मना करने की हिम्मत नहीं होगी। किसी और के बोली न लगाने पर नीलामी करने वाले ने हथौड़ा मारा और चिल्लाया कि बिक गया। 30 लाख की आखिरी कीमत सुनकर मेरी मां के चेहरे पर साफ दर्द दिख रहा था। ऐ लड़के, तूने 30 लाख रुपए ऐसे उड़ा दिए जैसे वो कोई मामूली चिल्लर हो। इतने पैसे कमाने के लिए तुम्हारी मां को पता नहीं कितना कचरा ढोना पड़ता। खैर, जो भी हो, वैसे भी मेरी एक एक पाई आखिरकार तुम्हारी ही होनी है। तो जाओ और ये सब उड़ा दो। मुझे उनकी प्रतिक्रिया देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैंने कार्ड उनकी तरफ वापस बढ़ाया और अपने स्मार्टफोन पर बैंक बैलेंस दिखाया। मां, आप सच में अपने बेटे की काबिलियत को कम समझ रही हैं। खुद ही इन जीरो को गिन लीजिए। उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना और सच में एक एक जीरो को 5 बार गिना। छठी बार में उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? कहीं तुमने कोई बैंक तो नहीं लूटा ना? या फिर उस लड़की के परिवार ने जिसे तुमने बचाया था तुम्हें ये पैसे दिए हैं? सच कहूं तो उन्होंने पेशकश की थी, लेकिन मैंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। जान बचाने जैसा एहसान भला इन कागज के टुकड़ों से कैसे चुकाया जा सकता है? अगर मैं मान जाता तो क्या मैं एक बहुत बड़े फायदे का मौका नहीं खो देता? मैं मुस्कुराया। अंदाजा लगाइए, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के पास नंबर 1 बॉक्स की चाबियां और क्यों हैं? सालों तक इस काम में रहने की वजह से मां मेरा इशारा तुरंत समझ गई। वो आगे बढ़ी और मुझे गले लगा लिया। यह हुई ना मेरे बेटे वाली बात। पर अगले ही पल वो गुस्से में आ गई और मेरे गाल जोर से खींचने लगी। मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी मां के साथ ही ऐसा खेल खेलोगे। अब तुम्हें मेरे मानसिक तनाव की भरपाई करनी होगी। तुम्हारी मां के पास झुमके नहीं है और आज तुम चाहे जो हो जाए वो मेरे लिए जीतोगे। जैसे ही मैंने उन्हें हरी झंडी दी, उन्होंने बिना सोचे समझे उन पन्ने के झुमकों पर 1 करोड़ रुपए लगा दिए। जब स्क्रीन पर 1 करोड़ की बोली दिखी तो कियान कियान के होश उड़ गए। वो घबराहट में चिल्लाई कि वोंग दाजुन, क्या तलाक के बाद तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा? तुमने उन दोनों को आखिर कितने पैसे दिए हैं? वो 1 करोड़ रुपए ऐसे फेंक रहे हैं जैसे वो मिट्टी हो। इससे पहले कि मेरे पिता कुछ बोल पाते, मैंने 5 करोड़ की एक और बोली लगा दी, एक प्राचीन सफेद जेड ड्रैगन डिस्क हासिल करने के लिए, और उसके बाद चिंग राजवंश के खजाने के लिए 6 करोड़ और लगा दिए। सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने 10 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। अब सिर्फ मेरे पिता ही सन्न नहीं रह गए थे, बाकी भीड़ भी हक्की बक्की रह गई थी। जहां तक उन रईसों की बात थी, वो इतनी तेजी से पैसा खर्च करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। 10 करोड़ रुपए नकद खर्च करना किसी के बस की बात नहीं थी, खासकर यूयुवेई जैसी लड़की के लिए जिसने अभी अपने परिवार का कारोबार संभाला भी नहीं है। इसलिए यह दौलत सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती थी। सबका ध्यान नीलामी से हट गया और वो पागलों की तरह मेरी पहचान ढूंढने लगे। जो सच उनके सामने आया वो और भी हैरान कर देने वाला था। हे भगवान, शुनगान ग्रुप का असली मालिक अब वोंग लिन है। क्या सच में जियान शिपिंग में भी उसकी 40% हिस्सेदारी है? ये आधिकारिक बयान तो देखो। उसे सबने मिलकर अपना दत्तक पुत्र माना है। उन सभी दिग्गज व्यापारियों ने जो सबसे ऊंचे पदों पर हैं, भगवान रहम करे उसने तो अभी बस स्कूल खत्म किया है। ये बच्चा इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? काश ऐसा जीनियस मेरा बेटा होता। जब वो बातें कर रहे थे तो वो मेरे पिता को जलन भरी नजरों से देख रहे थे। मेरे पिता को जरा भी गर्व महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें बस इस बात का पछतावा था कि उन्होंने 5 करोड़ का जैकपॉट हाथ से गंवा दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी चेतावनियों के पीछे मेरी अपनी ताकत और ऊंचे संपर्क थे।
ऐसा नहीं था कि माँ को कोई अमीर आदमी मिल गया है। उन्होंने बाकी की नीलामी चुपचाप झेली। फिर वो वीआईपी बॉक्स के दरवाजे की तरफ भागे ताकि मुझसे माफी मांग सकें, पर बाकी लोग उनसे कहीं ज्यादा तेज निकले। वो अपना कार्ड देने के लिए एक कतार में खड़े हो गए। उन्हें अंदर आने का एक भी रास्ता नहीं मिला। जब मैं हॉल में आया तो उन्होंने मेरी तरफ झपटने की कोशिश की, पर भीड़ ने उन्हें किनारे धकेल दिया। वो अचानक फर्श पर गिर गए और फिसलते हुए सीधे मेरे पैरों के पास आ रुके। ये नजारा वाकई बहुत दयनीय था। मैं उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका और बड़े प्यार से उनके घुटनों की धूल साफ की। मेरे पिता एक पल के लिए खुशी से भर गए। उन्हें लगा कि शायद मेरे दिल में अब भी उनके लिए प्यार बचा है। तभी मेरी ठंडी आवाज ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। वांगदाजुन, मैंने तुम्हारी किस्मत अच्छी तरह देख ली है। तुम्हारी किस्मत में सबका साथ छूटना लिखा है और तुम कभी दूसरे बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें मशविरा दूंगा कि अपनी प्रेमिका के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लो और देख लो कि वो तुम्हारा ही खून है या नहीं। उन्होंने मुझे डांटने की कोशिश की, पर फिर उनकी नजर कियान कियान की घबराई हुई नजरों पर पड़ी और वो चुप हो गए। अगर मेरी बात सच निकली तो क्या वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ नहीं बन जाएंगे जो किसी और का बच्चा पाल रहे हैं? सच्चाई जानना बुरा फैसला नहीं था। उन्होंने कियान कियान को पकड़ा और तुरंत डीएनए टेस्ट कराने के लिए निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मैं बस उनके चेहरे के खौफ का अंदाजा लगा सकता हूं जब वो डीएनए रिपोर्ट देखेंगे। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, माँ ने मेरे कान में फुसफुस आकर कहा, लिन, तुम अपना काम संभालो। माँ सारा मजा लेने जा रही है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी ताकि तुम भी बात का तमाशा देख सको। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो चुपके से उनके पीछे निकल गईं। मैं उन्हें संभल कर रहने के लिए चिल्लाने ही वाला था। तभी शांत बैठी यूयूई अचानक बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं उनकी जांच करूं? उसकी आवाज में वो पुराना भोलापन नहीं था। ये सुनकर मैं चौंक गया। उसी पल मेरी नजरें उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों से मिली। मैंने उत्साह के साथ पूछा, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? उसने सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ, शुक्रिया जो तुमने हाल ही में मेरा इतना ख्याल रखा। इसके लिए आज रात साथ में खाना खाते हैं। मेरे मना करने से पहले ही उसने मुझे रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दी। क्या तुम्हारी कंपनी हांगकांग के बाजार में कदम नहीं रखना चाहती? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। क्या हम खाने पर कारोबार की बात नहीं कर सकते? मैं मना करने ही वाला था, पर फिर मैंने खुद को रोक लिया। देखो, तुम किसी से भी लड़ाई कर सकते हो, पर पैसे के मौके को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। योयो वेई मां को ढूंढने निकल गई जबकि मैं बड़े व्यापारियों से मिलने रुक गया। आज 10 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ताकत दिखाना एक सोची समझी चाल थी ताकि इन बड़े व्यापारियों को लुभा सकूं और अपने करियर की शानदार शुरुआत कर सकूं। अब तक के नतीजों से मैं बहुत खुश हूं। जब तक सौदे पक्के हुए शाम हो चुकी थी। मैंने तुरंत गाड़ी पकड़ी और रेस्टोरेंट की तरफ भागा। तभी मां का एक वीडियो आया। वीडियो में मेरे पिता और कियान कियान बुरी तरह लड़ रहे थे। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल था। उनके मुक्के सीधे उसके धोखेबाज पेट पर पड़ रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी शादी तोड़ दी और पत्नी को तलाक दे दिया। अपने कामयाब बेटे को भी छोड़ दिया ताकि तुम मुझे इस तरह धोखा दे सको। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं किसी और का बच्चा पालूंगा? कियान कियान ने भी अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया और मेरे पिता को एक जोरदार लात मारी। ए बूढ़े खूसट, तुम एक बेकार और बदबूदार बुढ़े के सिवा कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा ना होता, क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें छूंगी? तुम जैसा नीच वारिस की उम्मीद रखता है। शाप है कि तुम बिना किसी वारिस के अकेले मरोगे। मां तो बस इस तमाशे के मजे ले रही थी। वो एक के बाद एक मैसेज भेजती जा रही थी। बेटा, तुम्हारी मां खुशी के मारे पागल हो रही है। उसका तो सब कुछ कचरा हो गया। वो अब मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहा। बताओ, मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हूं जो तुम जैसा बेटा मिला, और ये दौलत भी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। बहुत बातें हो गईं, बहुत बातें हो गईं। मां और खजाना ढूंढने जा रही है। मैं बस सबको सच बताने ही वाला था। तभी गाड़ी रेस्टोरेंट के गेट पर आकर रुकी। खैर, अगर मां को इसी में खुशी मिलती है तो ठीक है। जब तक मैं हूं, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अंदर जाते ही योयो ने बड़े प्यार से मेरे लिए कुर्सी खींची। मेरे बैठते ही वो एकदम चुप हो गई। वो बस मुस्कुराती नजरों से मुझे देखती रही। उस खामोशी से मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। लगा कि वो प्यार का इजहार करेगी, पर तभी वो बोल पड़ी, लिन, मैं हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानोगे? मैंने चैन की एक लंबी सांस ली और बिना सोचे फौरन हां कह दिया। गर्लफ्रेंड किसे चाहिए जब इतनी अच्छी दीदी साथ हो? ये हीरो तो अब सोने में खेल रहा है। मैं खुद को किसी एक औरत तक सीमित नहीं रख सकता। अभी मैं एक और बड़ा साथ मिलने की खुशी मना ही रहा था कि मां का फोन आ गया।
फोन उठाते ही वो इतनी जोर से चिल्लाईं कि कान के पर्दे फट गए। हे भगवान, हे भगवान, तुम्हारी माँ के हाथ इस बार एक अमीर और रईस बूढ़ा लगा है। रईस मर्दों के लिए मेरी किस्मत अब चमक रही है।